नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता रहता है कि जब हम कभी गांव में सफर करने के लिए निकलते हैं तो वहां पर कुछ चुनिंदा बसें ही जाती है और सवारियां भी काफी कम होती हैं। तो ये कहानी भी कुछ ऐसे ही लोगों की है जो सभी अपने अपने काम से उस बस में बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस बस में वो बैठे हैं और जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं वहां उनका सामान एक ऐसी भयानक आत्मा से होने वाला है जो बुरी तरीके से बदले की आग में तप रही है। तो उस बस में ही एक ऐसा इंसान भी बैठा था जो कॉलेज का स्टूडेंट था और उसका नया नया ही एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था और वो अपने दादाजी से मिलने के लिए गांव में जा रहा था। और उसी इंसान ने हमारे साथ यह पूरी कहानी शेयर की है कि आखिर उनके साथ उस समय उस रास्ते पर हुआ क्या था। साथियों, उस बस के अंदर कुल मिलाकर 6 या 7 सवारियां थीं, लेकिन अगले दिन महज 3 इंसान ही उस खौफनाक वातावरण से बाहर निकल पाए थे। और इन सभी के बीच में उस बस के अंदर एक ऐसा साधु भी था जो अपने आप में एक रहस्यमयी था, लेकिन शायद उसी साधु की वजह से ही वो 3 लोग भी अपनी जान बचा पाए। अगर वो साधु नहीं होता तो शायद हो सकता है कि आज ये कहानी हमारे सामने नहीं आती। वैसे तो बहुत प्रकार की आत्माएं होती हैं, कुछ बहुत ज्यादा गुस्सैल होती है तो कुछ अपने ही दर्द से जूझ रही होती है, जरेनिया। लेकिन अगर कोई आत्मा किसी से बदला लेने के लिए तड़प रही है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। उसको कैद करना और उससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई भी बड़ा तांत्रिक या बाबा जी भी ऐसी आत्माओं के सामने जाने से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके गुस्से का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है और कहते हैं कि इन आत्माओं में जितनी ज्यादा गुस्से की प्रवृत्ति होती है तो उनकी उतनी ही ज्यादा ताकत बढ़ती जाती है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम बहुत मेहनत से आपके लिए जबरदस्त कहानियां लेकर के आते हैं। तो जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुनने के लिए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर जरूर बन जाए और सभी साथी अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें और कहानी के आखिर में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कर्नाटक राज्य का चिक्कमगलुरु शहर, जो कि मुल्लयानगिरी पर्वत श्रेणियों की तलहटी में बसा हुआ है और अपनी चाय और कॉफी के बागानों के लिए जाना जाता है। इस जगह की खासियत इसकी प्राकृतिक खूबसूरती है। देश विदेश से यहाँ काफी पर्यटक आते हैं। ये शहर अपनी खूबसूरती से हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन सुंदर दिखने वाली हर चीज सोना नहीं होती। एक रोज शाम 4 बजे चिक्कमगलुरु से एक प्राइवेट बस निकलती है जिसमें 5 यात्री बैठे थे। करथन, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था, हाल फिलहाल में ही उसका एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था। उसे अपने दादा के गांव बसपुरा जाना था। दूसरा यात्री पावलन, जो एक व्यापारी था, और उसका एक नौकर मणिराज। उन्हें गोविंदपुरा उतरना था। एक औरत अमला, जिसकी 11 साल की बेटी थी, भाभी, बस आगे बढ़ी और अथिगिरी से एक जवान लड़की एकता, जो नई नई विधवा हुई थी, वो बैठती है। उसे उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था क्योंकि शादी के 3 दिन बाद ही उसके पति की मौत हो गई थी और उसके ससुराल वाले एकता को ही अपने बेटे की मौत की वजह मानते थे। अब एकता अपने गांव वापस जा रही है। अब बस में 6 यात्री थे। बस ड्राइवर नागराजन और उसका बस कंडक्टर मल्लेश को मिलाकर कुल 8 लोग उस बस में सफर कर रहे थे। बस अभी बसपुरा पहुंची भी नहीं थी कि रास्ते में ही एक साधु ज्ञानम बस रुकवाता है। बाहर हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। वह साधु अपना हाथ हिलाते हुए बस को रुकने का इशारा करता है, लेकिन मल्लेश ड्राइवर से मना करता है। दादा, चलाते रहो। ड्राइवर कहता है, अरे बेचारा बूढ़ा है और संत आदमी है। मल्लेश कहता है, हाँ तो क्या हुआ? क्या ये जानता नहीं है कि हम अपनी बस बीच रास्ते में नहीं रोकते हैं? अगर इसे बस में चढ़ना ही था तो समय से बस स्टॉप पर आता। ड्राइवर नागराजन बस तो नहीं रोकता, लेकिन बस हल्की जरूर कर देता है, क्योंकि वह चाहता था कि वह बेचारा साधु बस में बैठ जाए। लेकिन मल्लेश थोड़ा ऐंठू किस्म का आदमी था, इसीलिए वह बस रोकने के लिए मना करता है।
लेकिन फिर जब यात्री देखते हैं कि वह बेचारा बूढ़ा साधु है तो सभी ड्राइवर से कहने लगते हैं, अरे रोक लो, बेचारा बूढ़ा है और संत है, उसकी दुआ लगेगी। बाहर बारिश भी हो रही है। मल्लेश कहता है, अरे तुम लोगों को नहीं पता, ये संत आदमी के पीछे पूरा गैंग होता है। बस रुकवाकर आगे जाकर पूरा गैंग हमारी बस को हाईजैक कर सकता है। इन पहाड़ी इलाकों और सुनसान इलाकों में ये घटनाएं बहुत होती हैं, इसलिए बस स्टॉप बनाए गए हैं। बस उस साधु से आगे निकल चुकी थी। वह बेचारा साधु बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उस बस को देख रहा था और मायूस सा चेहरा लेकर खड़ा था। तभी करथन गुस्से से मल्लेश से कहता है, हमें भी बस से उतार दो। कैसे आदमी हो यार तुम, ऐसे भला कोई हमारी बस को कैसे हाईजैक कर सकता है। करथन के साथ ड्राइवर नागराजन भी बोलता है, अरे हाँ यार मल्लेश, वह बूढ़ा आदमी है, अगर कोई बात होगी तो निपट लेंगे, और वैसे भी ये इस रूट की आखिरी बस है, बेचारा कहाँ परेशान होगा, अगली बस कल सुबह ही मिलेगी। गांव यहां से अच्छा खासा दूर है, पैदल चलते चलते आधी रात हो जाएगी। सबके कहने पर नागराजन बस रोक लेता है और मल्लेश फिर कुछ नहीं कहता, वो केवल गुस्से से सबको देखता है। बस को रुकता देख साधु धीरे धीरे कदमों से उस बस में चढ़ जाता है और हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा करता है। बस अभी बसपुरा भी नहीं पहुंचती है कि अचानक रुक जाती है। सभी गांव की दूरी भी अच्छी खासी थी। फिर कहीं कहीं पहाड़ी इलाका संकरा होता था, जहां पर बस काफी हल्के चलानी पड़ती थी। सभी को देर हो रही थी। ऐसे में बस को अचानक रुकता देख सभी लोग चिंता में आ गए। नागराजन बार बार बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस शुरू नहीं होती। मल्लेश पूछता है, क्या हुआ दादा, बस कैसे रोक दी? नागराजन ने कहा, मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई। मल्लेश और नागराजन बस से नीचे उतरकर बस को चेक करने लगते हैं। बस के यात्री आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सब एक दूसरे से उनके बारे में पूछते हैं कि वे कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं इत्यादि। लेकिन एकता सबसे अलग और पीछे बैठी थी। करथन अन्य लोगों से बातें कर रहा था। तभी उसका ध्यान एकता पर जाता है, जिसकी आंखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत रोई हो। करथन उसके पास जाता है और उससे पूछता है, आप यहाँ सबसे अलग क्यों बैठी हो? बस में काफी जगह है, सबके साथ बैठ जाइए, यहाँ झटके बहुत लगते हैं। एकता कोई जवाब नहीं देती। करथन फिर से पूछता है, हेलो, आपसे बात कर रहा हूं। एकता गुस्से से करथन को देखती है और जोर से कहती है, आप अपने काम से काम रखिए, मेरी मर्जी, मैं जहां भी बैठूं। एकता के ऐसा कहने पर सब यात्री करथन और एकता को देखते हैं। करथन को बड़ा अजीब लगता है। उस बेचारे ने बस ऐसे ही कह दिया था, लेकिन उसने एकता से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। करथन चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। तभी पावलन का नौकर मणिराज करथन से कहता है, क्या बात, क्यों छेड़ रहे थे उसे? करथन हैरानी से कहता है, अरे मैं क्यों छेड़ता, वो बेचारी अलग बैठी थी, इसीलिए मैंने सोचा सबके साथ बैठ जाएगी। सब हंस बोल रहे हैं और वो गुमसुम है। मुझे क्या पता था कि उसे मेरी बात का बुरा लग जाएगा, गलती हो गई मुझसे। इसके बाद करथन अमला की बेटी भाभी के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। कुछ ही देर में भाभी और करथन की खूब जमने लगती है। अपने बेटी को देखकर अमला भी खुश थी। उधर मल्लेश और नागराजन बस की खराबी चेक कर रहे थे। लगभग आधा घंटा हो चुका था। इसके बाद पावलन और करथन बस के नीचे उतरते हैं और मल्लेश से पूछते हैं, आखिर बस में क्या खराबी है? मल्लेश कहता है, टायर भी पंचर हो गया है और इंजन में भी कोई दिक्कत है। पावलन कहता है, तो इसे सही होने में कितना समय लग जाएगा? नागराजन बोलता है, हमें मैकेनिक की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि हम खुद से इसे ठीक कर पाएंगे। मल्लेश कहता है, अगर ठीक भी कर लिया तो बस कुछ ही आगे जा सकेगी, हम फिलहाल टायर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पावलन ये बात बस में बैठे यात्रियों को बताता है। इसके बाद सभी लोग बस से नीचे उतर जाते हैं। बादल अभी भी छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मौसम काफी सुहावना था, जगह जगह हरियाली थी, पेड़ों के सारे पत्ते बारिश से भीगे हुए थे, सड़क गीली थी, बादल घिर घिर कर आ रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि बस अब बारिश पड़ने ही वाली है, और वह भी बहुत जोरों की। खैर, जैसे तैसे करके कुछ देर में बस का टायर तो बदल दिया जाता है, लेकिन इंजन की स्थिति ठीक नहीं थी। नागराजन बस में चढ़कर बस दोबारा से स्टार्ट करता है तो बस स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग जल्दी से बस में चढ़ जाते हैं। उसके बाद बस थोड़ा ही आगे जाती है कि बहुत तेज बारिश होने लगती है। आगे जाकर एक मोड़ था। ये बस थोड़ा पहाड़ी इलाके पर चल रही थी। ड्राइवर ने देखा कि सामने जमीन पर भूस्खलन हो रहा है, इसीलिए उसने वहीं अपनी बस रोक दी। मल्लेश ने कहा, दादा, आगे जाना सही नहीं है, अब क्या करें? नागराजन बोला, यार, यहाँ आसपास तो कोई बस स्टॉप भी नहीं है कि लोगों को उतार दें, और ना कोई गांव नजर आ रहा है। 5 मिनट तक बस रुकी रही। उसके बाद पावलन ने पूछा, अरे भैया, क्या हुआ? बस क्यों रोक दी? मल्लेश बोला, खुद ही देख लो। पावलन आगे जाकर देखता है तो सामने भूस्खलन हो रखा था। पावलन ने कहा, अरे अब क्या करें, बस तो आगे जाएगी ही नहीं। मल्लेश कहता है, एक काम करते हैं, पीछे एक जंगल वाला रास्ता है, बस वहीं ले चलते हैं। हो सकता है वहां कहीं आसपास कोई गांव हो और हमें मैकेनिक भी मिल जाए। फिर वहीं से किसी से बसपुरा का रास्ता पूछ लेंगे। ड्राइवर नागराजन कहता है, लेकिन मैं ऐसे अनजान रास्ते पर अपनी बस कैसे चला लूं? अगर कोई अनहोनी हो गई तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। तभी करथन कहता है, तो क्या हम सारी रात इस बस में ही बैठे रहेंगे या हम पैदल आगे जाएंगे? समय देखो 6:30 हो रहे हैं, गांव अभी काफी दूर है। मल्लेश सही कह रहा है, आप गाड़ी मोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ चलिए। इसके बाद नागराजन अपनी बस मोड़ लेता है और एक सुनसान रास्ते की तरफ बस को आगे बढ़ता है। शाम के लगभग 7 बज चुके थे और बस अभी भी सुनसान रास्ते पर चल रही थी। वो रास्ता किसी बस का रूट नहीं था, लेकिन ये बस एक सुरक्षित जगह की खोज में चले जा रही थी। बादलों की वजह से और भी अंधेरा लग रहा था कि तभी उनकी बस अपने आप रुक गई, क्योंकि इंजन में खराबी थी और मल्लेश ने पहले ही कह दिया था कि बस ज्यादा आगे तक नहीं जाएगी। ड्राइवर ने कहा, मुझे लगता है बस फिर से खराब हो गई है। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। करथन और पावलन ड्राइवर और मल्लेश के साथ नीचे उतर कर देखते हैं तो बस में से धुआं निकल रहा था। करथन कहता है, अब क्या करेंगे? मुझे तो यहां दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, केवल जंगल और पेड़ पौधे ही नजर आ रहे हैं। ड्राइवर नागराजन भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। पावलन कहता है, क्या तुम इंजन सच में ठीक नहीं कर सकते? नागराजन कहता है, अरे अगर मैं ऐसा कर सकता तो यहां खड़ा थोड़ी रहता। करथन अपना मोबाइल निकालता है और किसी को फोन लगाता है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहे थे। इसी तरह पावलन भी अपने फोन को निकालकर देखता है तो उसमें भी कोई नेटवर्क नहीं थे। ये लोग बाहर खड़े ही थे कि इन्हें सियार के रोने की आवाज आई, जिससे बस में बैठे लोग थोड़ा सहम गए। करथन और पावलन भी इधर उधर देखने लगे। मल्लेश बोला, मुझे लगता है यहाँ आसपास सियारों का इलाका है, यहाँ इस तरह से बाहर खड़े रहना सुरक्षित नहीं है, आप लोग जाकर अंदर बैठिए। करथन और पावलन अंदर बस में चले जाते हैं। दूसरी ओर मल्लेश और नागराजन भी बार बार फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने मोबाइल को कभी ऊपर करते तो कभी बस की दूसरी तरफ ले जाते। वे बस यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह नेटवर्क आ जाए और हम किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन सभी कोशिश नाकाम थी। इसी बीच उनकी बस के सामने खड़ा एक पेड़ अचानक बस पर गिर जाता है। पेड़ के गिरने से बस पूरी तरह कंपकपा जाती है। बस में बैठे यात्री घबराकर भागने लगते हैं और नीचे उतर जाते हैं। बस का ऊपरी हिस्सा डैमेज हो चुका था। इनके लिए मुसीबत अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी। सभी लोग जो बाहर खड़े थे वे घबराए हुए थे। तभी वह पेड़ जो बस पर गिरा था अपने आप ही बस के ऊपर से हट गया और सीधा खड़ा हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा दृश्य आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। इसके बाद वह बस अपने आप स्टार्ट होती है। यह देखकर मल्लेश और नागराजन एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये कैसे हो गया। वह बस अपने आप स्टार्ट होती है और कुछ सेकंड दूर चलती है। सब उस बस को देखे जा रहे थे कि अचानक बस को अपने आप क्या हुआ। क्या उस बस में कोई भूत था? वे सभी लोग डर के मारे बस से थोड़ा दूर हट जाते हैं। इतने में ही झाड़ियों में किसी के तेज भागने की आवाज आती है।
करथन झाड़ियों के पास ही खड़ा था। वह जल्दी से पीछे देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तेज भागने की आवाज सभी ने सुनी थी। आसपास बड़े बड़े पेड़ थे, कुछ पेड़ तो काफी घने थे। करथन जंगल में आगे की तरफ बढ़ता है लेकिन अमला उसे रोक लेती है। करथन, कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा, साथ में ही रहो। करथन कहता है, दीदी कुछ नहीं होगा, देखूं तो। कौन है? करथन जंगल में आगे की तरफ बढ़ता है। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी चलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक साफ रोड दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लोग आते जाते होंगे। वे लोग उस सड़क को देखकर खुश हो जाते हैं। करथन कहता है, चलो भगवान का शुक्र है, हमें कोई रास्ता तो दिखा। मेरे ख्याल से हमें यहाँ कुछ देर इंतजार करना चाहिए। हो सकता है यहाँ से कोई ट्रक या बस गुजरे तो हम उससे मदद ले सकते हैं। करथन की बात सभी को ठीक लगती है, इसलिए वे लोग सड़क के किनारे बैठ किसी वाहन का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन काफी देर तक उस रास्ते से कोई भी वहां से नहीं गुजरता। ना ही उन्हें कोई इंसान दिखाई देता है और ना ही कोई जानवर। वो बिल्कुल सुनसान रास्ता था। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट से सभी लोग डर जाते हैं और भाभी अपनी माँ अमला को कसकर पकड़ लेती है। अमला कहती है, अरे बेटा डर मत, बस बादल है, गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं। अमला करथन से कहती है, मुझे यहाँ अभी तक कोई भी नजर नहीं आया। मुझे लगता है हमें इस सड़क पर आगे बढ़ना चाहिए। रात हो चुकी है, कहीं कोई जंगली जानवर हमला ना कर दें। अमला का साथ देते हुए एकता भी कहती है, हाँ यहाँ रुकना सही नहीं है। करथन पावलन, मल्लेश और नागराजन से पूछता है कि क्या आगे चलना सही है। मल्लेश कहता है, देखो मैंने ये रास्ता नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है दीदी की बात सही है। हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। काफी देर हो गई है, यहाँ कोई नहीं आया। हो सकता है आगे कोई गांव या किसी का घर हो। हमें रात में रुकने के लिए जगह तो मिल जाएगी। इसके बाद सभी लोग सड़क के किनारे किनारे चलते रहते हैं। टिप टॉप बूंदाबांदी हो रही थी। लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी के बाद इन्हें एक लॉज दिखाई देता है। वो कोई ज्यादा बड़ा लाउंज नहीं था, ठीक ठाक ही था, जिनमें लगभग 8 कमरे थे। देखने में काफी पुराना लग रहा था। जैसे ही पावलन की नजर उस लाउंज पर पड़ती है, वह तुरंत खुशी से कहता है, वो देखो वहां मुझे कोई लाउंज या रिजॉर्ट जैसा दिख रहा है। क्या वहां चलकर देखें? मल्लेश कहता है, हाँ हाँ चलो चलते हैं, अंधेरा हो चुका है, वहीं चलना सही रहेगा। सभी लोग उस लाउंज की तरफ जाते हैं। वहां रोशनी के नाम पर केवल एक पीला बल्ब जल रहा था। आसपास झाड़ झंकाड़ और पेड़ पौधे ही थे। वह पूरा लाउंज आसपास के पेड़ों से ढका हुआ था, बस ऊपर का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। जब वे लोग पास जाते हैं तो वो अच्छा खासा बड़ा था। वे लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें पहले रूम के बाहर ही कुर्सी और मेज डाले एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसने अपने आप को कंबल से ढक रखा था। मेज पर एक रजिस्टर और पेन रखा था। करथन समझ जाता है कि ये आदमी शायद रिसेप्शनिस्ट है। करथर कहता है, क्या हमें आज रात के लिए यहाँ कुछ रूम मिल जाएंगे? वह आदमी हाँ में सिर हिलाता है। वह आदमी करथन से उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर मांगता है। इसके बाद करथन और अन्य लोग अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर उसे रजिस्टर में लिख देते हैं। करथन और साधु ज्ञानम एक रूम में रुकते हैं। पावलान अपने नौकर मणिराज के साथ, मल्लेश और नागराजन एक कमरे में और अमला अपनी बेटी के साथ एक कमरे में जाने लगती है। अमला देखती है कि एकता अकेले एक कमरे में जा रही है तो वह कहती है, एकता तुम मेरे साथ ही रुक जाओ ना, अकेले सही नहीं रहेगा। एकता को भी यही ठीक लगता है और वह अमला के साथ उसके कमरे में रुक जाती है। ये लोग अपने कमरे में पहुंचे ही थे कि जोर की बारिश आ जाती है। सभी लोग आपस में कह रहे थे, अच्छा हुआ हमें समय पर यह लाउंज मिल गया, वरना हमें बारिश में भीगना पड़ता। रात के 9 बजे का समय था। करथन अपने कमरे से निकलता है और उस कंबल ओढ़े आदमी से कुछ खाने के लिए पूछता है। इस पर वह आदमी कहता है कि इस समय तो खाने का कुछ नहीं मिलेगा, केवल चाय मिल सकती है। अब पेट की भूख मिटाने के लिए करथन चाय के लिए ही कह देता है। वह अन्य लोगों से उनके कमरे में जाकर पूछता है कि क्या वे चाय लेंगे,
तो सभी लोग हाँ कह देते हैं, क्योंकि सब थक चुके थे और भूखे भी थे। वह बूढ़ा आदमी उस लाउंज के किचन में चला जाता है और करथन अमला से बाहर बरामदे में बातें करने लगता है। अमला अपनी जिंदगी के बारे में बता रही थी कि तभी उनके सामने वाले रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है। उस रूम में कोई नहीं था, केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। करथन की नजर उस दरवाजे पर पड़ती है। इधर अमला अपनी बातों में मशगूल थी। वह बोले जा रही थी और उस कमरे को देखकर करथन को ऐसा एहसास होता है जैसे उस कमरे में कोई है। वह अमला की बातों को बेध्यान करके उस कमरे की तरफ बढ़ता है। अमला भी करथन को देख रही थी। वह उसके पीछे पीछे जाती है। करथन उस कमरे में जाता है, लेकिन अमला उस कमरे के अंदर नहीं जा पाती। उससे पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। करथन देखता है कि दरवाजा बंद हो गया, लेकिन वह इस बात पर गौर नहीं करता। वह कमरे की लाइट खोलता है तो देखता है कि जगह जगह खून पड़ा हुआ है। कहीं दीवारों पर उनकी छींटे हैं तो कहीं जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि किसी को मारकर उसकी लाश को घसीटा गया है। कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, जैसे कोई लड़की सिसकी भर रही हो। बार बार लाइट जलने बुझने से करथन की आंखें भी दुखने लगी थीं और इसी बीच उसे बेड पर एक लड़की बैठे हुए दिखती है, जिसके बाल खुले हुए थे और वह अपने चेहरे पर हाथ ढककर रो रही थी। करथन उस लड़की के पास जाता है और तभी वो लड़की अपने चेहरे से अपना हाथ हटाती है और उसका भयानक चेहरा करथन के सामने था। उस लड़की की एक आंख गायब थी और उससे गहरा लाल खून बह रहा था। चेहरे पर कई कट के निशान थे। करथन डर के मारे वापस दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन दरवाजा बंद था। वो लड़की धीरे धीरे करथन के पास आ रही थी। वहीं दूसरी ओर अमला भी बार बार दरवाजा पीट रही थी, क्योंकि करथन अंदर बंद हो चुका था। अमला बार बार करथन को आवाज लगा रही थी। अमला की आवाज सुनकर अन्य कमरों में रुके हुए यात्री बाहर आते हैं और अमला से दरवाजा पीटने की वजह पूछते हैं, जिस पर अमला बता देती है कि करथन अंदर गया था और दरवाजा बंद हो गया। अब वो खुल नहीं रहा है और ना ही करथन बाहर आ रहा है। सभी लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी चाय के गिलास लेकर आ जाता है और उन लोगों से दरवाजा पीटने की वजह पूछता है। अमला कहती है, हमारा एक साथी इस कमरे में बंद हो गया है। ना ही तो उसकी आवाज आ रही है और ना ही दरवाजा खुल रहा है। इसे खोलो। ये कैसे खुलेगा? इसके बाद वह बूढ़ा आदमी बड़े ही आराम से उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सभी लोग देखते हैं कि करथन नीचे बेहोश पड़ा है। कमरे का सामान जैसे कि तैसा रखा हुआ है, जैसे एक लाउंज में सब कुछ अपनी जगह पर होता है। पावलन और मणिराज करथन को बाहर बरामदे में लेकर आते हैं और उसके मुंह पर पानी की बूंदें छिड़कते हैं। करथन एकदम होश में आता है और घबराकर अपने आसपास देखता है। पावलन पूछता है, क्या हुआ था तुम्हें? बेहोश कैसे हो गए? करथन पावलन की बात का जवाब नहीं देता। वह सामने वाले कमरे की तरफ इशारा कर देता है, फिर हकलाते हुए कहता है, उस कमरे में मैंने एक अजीब सी लड़की को देखा था। करथन की बात पर बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है, अरे साहब, क्या बात करते हो? वहां भला कोई कैसे हो सकता है? वो कमरा तो खाली है और पूरे लाउंज में आप लोगों के अलावा और कोई नहीं है। करथन कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अमला भी कहती है, करथन, हम भी उस कमरे में गए थे, वहां कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक है, तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा। करथन अपने चारों तरफ और छत पर नजर फेरता है और शांत हो जाता है। तभी मल्लेश कहता है, लो चाय पियो, थकान की वजह से कुछ दिख रहा होगा। इसके बाद सभी लोग बरामदे में बैठकर ही चाय पीते हैं। वो बूढ़ा आदमी इन्हें बार बार घूरे जा रहा था। एकता के अलावा ये बात कोई भी नोट नहीं करता कि बहुत देर से वह बूढ़ा आदमी इन सबको घूरे जा रहा है। चाय पीने के बाद मल्लेश कहता है, चलो चलो लेट जाओ, रात काफी हो रही है, अब हमें सुबह ही मदद मिल पाएगी। मल्लेश के कहने पर सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। करथन को अच्छे से यकीन था कि उसे कोई धोखा नहीं हुआ था। उसने वहां सच में खून के निशान और एक लड़की देखी थी। फिलहाल वह लेट जाता है। उसके बराबर में साधु ज्ञानम भी लेटे हुए थे, जो कि भगवान के नाम का जाप कर रहे थे।
करथन उस साधु से कहता है, बाबा, क्या आप यह जाप मन मन में कर सकते हैं? मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे सोना है। साधु चुपचाप अपने मन मन में जाप करने लगते हैं। करथन अपनी आंख बंद करने ही वाला था कि तभी लाइट चली जाती है। अचानक लाइट के जाने पर साधु जी अब जोर जोर से जाप करने लगते हैं और करथन अपने मोबाइल की टॉर्च जलाता है। वह कुछ देर लाइट आने का इंतजार करता है, लेकिन लाइट वापस नहीं आती। फिर वह उठकर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है तो देखता है कि सभी लोग अपने कमरे से बाहर बरामदे में आ गए हैं। मणिराज उस बूढ़े आदमी से कहता है, लाइट कब आएगी? हम लोग अंधेरे में कैसे सोएंगे? वह बूढ़ा आदमी कहता है, साहब, ये तो गांव का इलाका है, यहाँ तो लाइट का ऐसे ही रहेगा और मौसम भी खराब है, तो मुश्किल ही है कि अब लाइट आए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कमरे में मोमबत्ती रखी है, मैं आपको माचिस देता हूं, आप मोमबत्ती जलाकर सो जाइए। वो बूढ़ा आदमी करथन और बाकी लोगों को माचिस दे देता है। इसके बाद वे लोग अपने कमरों में मोमबत्ती जलाकर लेट जाते हैं। किसी को भी ठीक से नींद नहीं आ रही थी। एकता कमरे में आकर मोमबत्ती जलाती है, लेकिन भावी को अभी भी थोड़ा डर लग रहा था। वह अपनी मां से चिपक कर बैठी थी। एकता भावी को समझाती है, बेटा, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, तुम सो जाओ। अमला भावी को सुलाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ एकता से बातें भी करती है। वह उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करती है। तब उसे एकता के बारे में पता चलता है कि वह एक विधवा है और अपने घर वापस जा रही है क्योंकि ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। अमला को एकता के बारे में सुनकर काफी बुरा लगता है। अमला भी अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे राज बताती है जिसे सुनकर एकता भी आश्चर्य में थी। बातें करते करते अमला की आंख लग जाती है, लेकिन एकता अभी भी जाग रही थी। उसे अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच सोच कर टेंशन हो रही थी। तीसरे कमरे में मणिराज और पावलन लेटे हुए थे। मणिराज तो खर्राटे लेते हुए सो रहा था, लेकिन पावलन को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। तभी उसे करवट लेते हुए एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की का था जिसे करथन ने कुछ देर पहले देखा था। अपने और मणिराज के बीच में एक भयानक चेहरे वाली लड़की को लेटा हुआ देख पावलन जोर से चीखता है और अपने बिस्तर से नीचे गिर जाता है। पावलन की आवाज सुनकर मणिराज की आंख खुल जाती है और साथ ही बराबर वाले कमरों के लोग भी सतर्क हो जाते हैं। सभी उठ जाते हैं और एक बार फिर बरामदे में आते हैं। तब पावलन अपने कमरे से बाहर आता है और कहता है, अरे कुछ नहीं, वो अंधेरे में थोड़ा डर गया था। तब मल्लेश सबको समझाता है, देखो भाई, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग सुरक्षित जगह पर हैं, हम किसी जंगल में नहीं हैं, एक लाउंज में है। अब अंधेरे से भी क्या डरना, मोमबत्ती तो जल रही है ना। सब लोग पढ़कर सो क्यों नहीं जाते, हम भी पूरे दिन के थके हुए हैं। ये सब कुछ सच में थोड़ा इरिटेटिंग तो था, लेकिन अजीब भी था। करथन कहता है, मुझे नहीं लगता हम लोग आज सो पाएंगे, यहां कुछ तो अजीब है। नागराजन कहता है, अजीब लेकिन क्या? करथन कहता है, कुछ तो है, मुझे यहां सही नहीं लग रहा है, हमें सतर्क होकर रहना चाहिए। मल्लेश हंसता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे यहां कोई तुम्हें मारने आ रहा है। तभी पावलन कहता है, हो सकता है सच में कोई मारने आए। करथन का साथ देने पर मल्लेश पावलन की तरफ अजीब नजरों से देखता है। मल्लेश कहता है, ठीक है तो तुम लोग यहीं बैठे रहो, मैं चला सोने। इतना कहकर मल्लेश और नागराजन वापस अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी अमला कहती है, मेरी बेटी अंदर अकेले सो रही है, मैं अंदर जाती हूं। अमला जब अंदर जाती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं थी। अमला अपनी बेटी को आवाज लगाती है, भाभी, भाभी बेटा। भाभी का कोई जवाब नहीं आता। फिर अमला मोमबत्ती उठाकर बाथरूम में जाती है। उधर मल्लेश और नागराजन लेटे लेटे बीड़ी पी रहे थे और उसका धुआं छोड़ रहे थे। तभी नागराजन के सामने देखते ही देखते उस धुएं से एक लड़की का चेहरा बन जाता है। नागराजन खांसते हुए उठता है और उस धुएं को हटाता है। मल्लेश कहता है, क्या हुआ दादा? नागराजन अपने आसपास घबराकर देखता है और कहता है, कुछ नहीं।
नागराजन अपनी बीड़ी बुझाकर फेंक देता है। जैसे ही बीड़ी जमीन पर फेंकता है तो वो बीड़ी अपने आप जल जाती है। ये देखकर नागराजन और भी ज्यादा डर जाता है और अपने बिस्तर पर ही पीछे हट जाता है। नागराजन को घबराता देख मल्लेश पूछता है, अरे दादा, बताते क्यों नहीं, क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? नागराजन कहता है, यार करथन सही कह रहा था, यहां कुछ तो अजीब है, बीड़ी अपने आप कैसे जल गई? मल्लेश कहता है, नींद में लगते हो दादा, सो जाओ। इतना कहकर मल्लेश वॉशरूम चला जाता है। तभी नागराजन को खिड़की पर किसी के खड़े होने का एहसास होता है। लाउंज के चारों तरफ झाड़ियां और पेड़ पौधे ही थे। नागराजन वैसे ही डरा हुआ था। तभी खिड़की पर किसी की दस्तक हुई। ठक ठक। अचानक हुई आवाज से नागराजन उछल गया। तभी उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने मल्लेश को आवाज लगाई, मल्लेश, ओ मल्लेश, जल्दी आ, यहां कोई और भी है। इतना कहने के बाद नागराजन चुप हो जाता है और मल्लेश लगभग 1 मिनट बाद वॉशरूम से निकलता है। जब वो बाहर आता है तो नागराजन कमरे में नहीं था। वह नागराजन को आवाज लगता है, दादा कहाँ चले गए? उसे लगता है कि शायद नागराजन बाहर गया होगा, इसलिए वह खुद बिस्तर पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी ओर अमला जैसे ही बाथरूम में जाती है, उसे वहां खून ही खून नजर आता है। वहां एक मीडियम साइज बाथटब था जिसमें एक लड़की की लाश पड़ी थी। वह किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेटी भाभी की ही थी। लाश देखकर अमला चीख पड़ती है। अमला की चीख सुनकर सभी लोग अमला के कमरे में जाते हैं और मल्लेश भी तुरंत अपने कमरे से बाहर निकल कर आता है। करथन अमला से पूछता है, क्या हुआ दीदी, क्यों चीखी? जैसे ही अमला बाथटब की तरफ उंगली से इशारा करती है, वहां सब कुछ सामान्य था। ना वहां खून वाला पानी था और ना ही किसी की लाश थी। करथन पूछता है, क्या दीदी, क्या है यहां? अमला कहती है, वो भाभी। जैसे ही अमला बाथटब की तरफ देखती है, वहां अब कुछ नहीं था। अमला हैरान रह जाती है। वह कहती है, अरे अभी तो मैंने यहां पर भाभी को देखा था, उसकी लाश को देखा था। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। तभी पावलन कहता है, मुझे तो पहले ही लग रहा था यहां कुछ गड़बड़ है। एकता पूछती है, लेकिन भाभी है कहां? अमला कहती है, मुझे नहीं पता, जब मैं कमरे में आई तो वो बिस्तर पर थी ही नहीं। करथन कहता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आपको याद है ना, आप जब कमरे से बाहर आई थी तो भाभी यही थी। अमला कहती है, हाँ मुझे अच्छे से याद है। अमला का साथ देते हुए एकता भी कहती है, हाँ भाभी हमारे सामने सो रही थी और हम दोनों एक साथ बाहर आए थे। वो बाहर नहीं निकली तो फिर वो गई कहां? करथन कहता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तभी मल्लेश की नजर वहां मौजूद लोगों पर जाती है। वहां पर नागराजन नहीं था। मल्लेश कहता है, अरे दादा कहां गए? दादा बाहर नहीं है। मणिराज कहता है, कौन? नागराजन। मल्लेश कहता है, हाँ उन्होंने मुझे आवाज लगाई थी, लेकिन तब मैं बाथरूम में था। मुझे लगा कि वह बाहर आ गए होंगे, लेकिन वो यहां नहीं दिख रहे हैं। पावलन कहता है, हम तो काफी देर से यहीं हैं, वो बाहर नहीं आए। बरामदा भी एक है और कोई इतना बड़ा बरामदा नहीं है कि वह निकले और हमें दिखे नहीं। तुम कमरे में देखो, कमरे में ही होंगे। मणिराज कहता है, अगर कमरे में होते तो अब तक बाहर निकल कर आते ना। अमला की चीख सुनकर सभी लोग बाहर आए। कहीं भाभी की तरह नागराजन भी तो गायब नहीं हो गया? यह सुनकर मल्लेश के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। एकाएक उसे नागराजन की बातें याद आने लगती हैं। वह सबको बताता है कि कुछ देर पहले नागराजन काफी डर रहा था। उधर वह साधु ज्ञानम अपने जाप करने में ही व्यस्त था। अमला रोते हुए कहती है, लेकिन मेरी बेटी, उसे तो ढूंढो ना, वो तो छोटी बच्ची है, वो अचानक कमरे से कैसे गायब हो गई? इसके बाद सब लोग अलग अलग सभी कमरों में भाभी और नागराजन को ढूंढने लगते हैं। वे बार बार आवाज लगा रहे थे। तभी एकता कहती है, दीदी वो बूढ़ा आदमी नजर नहीं आ रहा जो यहां कुर्सी पर बैठा था, और ना ही वो रजिस्टर है। वो आदमी कहां गया? एकता की ये बात करथन सुन लेता है और कहता है, हाँ सही कह रही हो, मैं उसे देख कर आता हूं, वही बताएगा यहां ये सब क्या हो रहा है। करथन मेन दरवाजे तक पहुंचता ही है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है।
करथन घबरा जाता है। मणिराज उसके पीछे ही था। वह कहता है, दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? करथन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। मणिराज भी करथन का साथ देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये दोनों अंदर आते हैं और बरामदे में खड़े लोगों से कहते हैं, हम फंस चुके हैं। पावलन कहता है, क्या मतलब फंस चुके हैं? मणिराज कहता है, मेन दरवाजा अपने आप बंद हो गया है और वो खुल नहीं रहा। ना ही उस बूढ़े आदमी का पता है। मुझे ये जगह भूतियां लग रही है। हमें यहां से जल्द निकलना होगा। तभी मल्लेश कहता है, लेकिन दादा और भाभी को छोड़कर कैसे निकले? पहले उन्हें ढूंढो। वो कहाँ है? अमला बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठी रो रही थी और एकता उसे चुप करा रही थी, क्योंकि उस लाउंज के 8 कमरे थे और इनमें से एक कमरे में भी ना तो भाभी थी और ना ही नागराजन था। बरामदे के आखिर में एक जीना जा रहा था जो कि टेरेस पर खुलता था, लेकिन वहां पर भी एक ताला लगा था और उसकी चाबी इनके पास नहीं थी। तभी करथन कहता है, सारे कमरे अच्छे से चेक किए ना? एकता कहती है, हाँ, हमने सारे कैमरे चेक कर लिए हैं, वे दोनों नहीं मिले। करथन कहता है, एक बार फिर चेक करो। हो सकता है किसी कमरे में बाहर निकलने का कोई दूसरा दरवाजा भी हो। इसके बाद सभी लोग मिलकर सारे कमरे दोबारा चेक करते हैं, लेकिन अफसोस वहां पर कोई दूसरा दरवाजा नहीं दिखता। इन लोगों को समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। सभी लोग हार कर बरामदे की कुर्सी पर बैठे थे। तभी बरामदे में रखी मेज और कुर्सी, जिस पर कुछ देर पहले वह बूढ़ा आदमी बैठा था, वह अपने आप तेजी से घसीटते हुए उनके सामने आ जाती है। अचानक हुई ऐसी हरकत से सब सहम जाते हैं। मणिराज कहता हुआ कहता है, भूत है यहां, और भागकर कमरे में चला जाता है। पावलन उसे रोकता है, लेकिन वह बहुत डर जाता है, इसलिए वह कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लेता है। वह चुपचाप बिस्तर पर बैठा था। तभी उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है। मणिराज घबराता हुआ कहता है, कौन है यहां? उसके कानों में एक आवाज आती है, मैं हूं तुम्हारी रुचि। मणिराज ये आवाज सुनकर अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी एक साया उसके सामने से गुजरता हुआ नजर आता है, जो खिड़की की तरफ जाता है। मणिराज बुरी तरह डर जाता है और वापस कमरे से बाहर जाना चाहता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो दरवाजा नहीं खुलता। मणिराज आवाज लगाता है, दरवाजा खोलो, कोई है बाहर, दरवाजा खोलो। मणिराज की आवाज सुनकर पावलन जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। पावलन आवाज लगाता है, मणि दरवाजा खोल। क्या हुआ अंदर? दरवाजा खोल। उधर अंदर से मणि चीख रहा था, दरवाजा खोलो। दोनों ही तरफ से दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मणिराज रोते हुए कहता है, मालिक, मुझे बचा लो, यहां कोई है। तभी मणिराज को एक भयानक चेहरे वाली लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की थी जो करथन को दिखाई दी थी, जिसकी एक आंख गायब थी और चेहरा कटा हुआ था। उस लड़की को देखते ही मणिराज की एक जोरदार चीख निकलती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। इधर पावलन और करथन दरवाजा पीटते रह जाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। जब दरवाजा खुलता है तो वह अपने सामने मणिराज की लाश पाते हैं, जिसका बहुत ही बुरा हश्र हो रखा था। मुंह से बहुत सारा खून बह रहा था और उसकी एक आंख गायब थी। उसका शरीर फड़फड़ा रहा था, जैसे किसी छिपकली की पूंछ काट दी जाए तो उसकी पूंछ हिलती रहती है। पावलन मणिराज को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बस यूं ही तड़पता रहता है। मणिराज का यह हाल देखकर पावलन के पैर कंपकपाने लगे और वह खड़े खड़े ही गिर गया। मल्लेश ने उसे संभाला और बरामदे में बिठाया। एकता बोली, हे भगवान, ये किसने किया? मुझे तो लगता है इस घर में जरूर कोई भूत है। हमें यहां से निकलना होगा। मल्लेश की नजर जब साधु ज्ञानम पर पड़ती है तो वह उससे गुस्से से कहता है, ए बुढ़े, यहां सब परेशान है और तू अभी भी अपने जाप किए जा रहा है। वह साधु अभी भी शांत था। वह बड़ी ही शांति से कहता है, यहां एक बुरी आत्मा का वास है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। ये रात हम सब पर भारी है, इसीलिए तुम लोग भी भगवान के नाम का जाप करो, इसी में भलाई है। मल्लेश गुस्से से कहता है, तू पागल हो गया है,
यहाँ हमारे अलावा और कोई भी है जो हमें अपना निशाना बना रहा है। करथन अभी भी शांत था और स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। करथन जीने के दरवाजे को देखकर कहता है, हमें इस ताले को तोड़ना होगा। एकता कहती है, ये ताला काफी बड़ा है, हम इसे कैसे तोड़ पाएंगे? करथन कहता है, इस लाउंज में कहीं ना कहीं कोई ऐसा औजार तो मिल ही जाएगा जिससे हम इस ताले को तोड़ सके। ढूंढो, किसी के हाथ में कोई भारी रोड या कुछ और हाथ लगता है तो मुझे देना। सब लोग औजार ढूंढने में लग जाते हैं। तभी पावलन को मुख्य दरवाजे के पास ही एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर एक हथौड़ा था। पावलन हथौड़े को करथन को देता है और करथन उस हथौड़े से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वह उस ताले पर कई बार वार करता है। उसी समय इन्हें एक कमरे से एक लड़की के बात करने की आवाज आती है। करथन का हाथ रुक जाता है और वह उस आवाज को सुनता है। सब लोग शांत थे। ये आवाज उसी कमरे से आ रही थी जिसमें कुछ देर पहले करथन बंद हो गया था। शिवा, हम यहाँ कितने दिन तक रहेंगे? कुछ देर शांति रहती है, फिर दोबारा आवाज आती है, क्या तुम मुझे सच में इतना प्यार करते हो? इसके बाद उस लड़की के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आती है। अचानक वह आवाज करुणा में बदल जाती है। लड़की रोते हुए कहती है, नहीं शिवा, ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज शिवा मुझे मत मारो। उसके बाद कुछ सेकंड तक फिर शांति छा जाती है और फिर एक जोरदार चीख से पूरा लाउंज कंपकपा आ जाता है। उस चीख को सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। मल्लेश कहता है, ये आवाज इस कमरे से आ रही थी, इसी कमरे में है वो कातिल जो सबको मार रहा है। मल्लेश इतना कहकर गुस्से से उस कमरे में जाता है। करथन उसे रोकना चाहता है, लेकिन मल्लेश इतना गुस्से और जल्दी में था कि करथन उसे रोक ही नहीं पाता। मल्लेश के उस कमरे में प्रवेश करते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मल्लेश देखता है कि वो अकेले ही इस कमरे में आया है, लेकिन वो डरता नहीं है। वो उस अंधकार से भरे कमरे में कहता है, कौन है यहाँ? बाहर आ, बता लोगों को कहाँ गायब किया? मल्लेश इतना ही कहता है। तभी उसके सामने वही भयानक चेहरा आता है और वह लड़की कहती है, मैंने किया है, अब तेरी बारी है। मल्लेश घबरा जाता है और उसके हाथ की मोमबत्ती बुझ जाती है। करथन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दरवाजा नहीं खुलता है। करथन डरता हुआ कहता है, ये सही नहीं हो रहा है, उस कमरे में खतरा है, हमें मल्लेश के पास जाना होगा, उसे कमरे से निकालना होगा। एकता कहती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुला रहा है, अंदर कैसे जाओगे? करथन इधर उधर देखता है और सोचता है। तभी उसकी नजर दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान पर जाती है। वो कहता है, लाओ मेज और कुर्सी लेकर आओ, मैं रोशनदान से अंदर जाऊंगा। पावलन और एकता मेज और कुर्सी एक के ऊपर एक रख देते हैं। करथन कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान से झांकने की कोशिश करता है तो कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। बस एक मोमबत्ती जल रही थी जिससे वह सब कुछ देखने में सक्षम नहीं था। वह पावलन से कहता है, मोमबत्ती लेकर आओ। पावलन डरते डरते मोमबत्ती करथन के हाथ में पकड़ाता है। वह रोशनदान पर लगी फाइबर की खिड़की को तोड़ देता है। तभी मल्लेश की नजर भी ऊपर जाती है। वह करथन को देख लेता है और कहता है, भाई प्लीज मुझे बचा लो, इस कमरे में कोई है और दरवाजा खुल नहीं रहा। करथन कहता है, घबराओ मत, मैं कोशिश कर रहा हूं। करथन देखता है कि रोशनदान थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसीलिए वह एकता से हथौड़ा मांगता है ताकि दीवार को थोड़ा और तोड़ सके। इन सब में काफी समय लगने वाला था, लेकिन करथन हार नहीं मान सकता था, इसीलिए वह दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। उधर मल्लेश को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया है। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। मल्लेश कहता है, करथन जल्दी करो, मुझे किसी ने पकड़ा है। करथन कहता है, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं। उधर मल्लेश अचानक गिर जाता है। मल्लेश चीख रहा था। करथन मल्लेश को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। दीवार थोड़ी टूट चुकी थी। करथन अपनी गर्दन अंदर डालकर कमरे में झांकने की कोशिश करता है। पहले वह मोमबत्ती आगे करता है, फिर अपनी गर्दन आगे करता है। एकदम मोमबत्ती बुझ जाती है और खून की बहुत सारी छींटें करथन के मुंह पर आ गिरती है।
उसके हाथ से मोमबत्ती भी गिर जाती है। अचानक हुई इस घटना से वह खुद को संभाल नहीं पाता है। वो जैसे ही अपनी गर्दन रोशनदान से निकालता है वैसे ही वह नीचे गिर जाता है। एकता और पावलन उसे संभालते हैं। एकता कहती है, तुम्हें तो चोट लग गई, सिर से खून निकल रहा है। करथन कहता है, ये मेरे सिर से खून नहीं निकल रहा, अंदर कुछ हुआ है, ये खून की छींटें मेरे ऊपर आई हैं। ये सुनकर एकता हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी करती है। पावलन भी डर रहा था। वह कहता है, क्या मल्लेश भी मारा गया? करथन कहता है, पता नहीं। तभी एकता कहती है, अब उसकी आवाज आना बंद हो गई है, शायद पावलन सही कह रहा है। करथन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो अब आसानी से दरवाजा खुल जाता है। सब हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। करथन हल्के हल्के कदमों से अंदर जाता है। उसके हाथ में अब उसका मोबाइल था। जैसे ही मोबाइल की रोशनी मल्लेश की लाश पर पड़ती है, तीनों एक साथ बुरी तरह चीखते हैं और एकदम मोबाइल की टॉर्च भी बंद हो जाती है। जिस बैटरी को अब तक ये लोग बचाने को कोशिश कर रहे थे वो एकदम से गिर जाती है और फोन बंद हो जाते हैं। पावलन अपने जेब टटोलता है ताकि वो फोन की टॉर्च जला सके। अफसोस, उसका फोन भी बंद हो चुका था। पावलन हैरानी से कहता है, अरे इसमें तो काफी बैटरी थी, बंद कैसे हो गया? करथन कहता है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो और कमरे से बाहर निकलो। करथन ने एकता का हाथ पकड़ा और एकता ने दूसरा हाथ पावलन को दिया और पावलन का हाथ भी किसी ने पकड़ा। उसे लगा शायद करथन होगा। ये लोग धीरे धीरे कमरे से निकले। सबसे पीछे पावलन ही था। जैसे ही ये लोग कमरे से बाहर निकले उसने करथन को सबसे आगे देखा। बस अब वो पसीने से नहाने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। वो बस उस हाथ को छुड़ाना चाह रहा था जिसे पकड़ रखा था, लेकिन उस हाथ की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह पावलन को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इधर करथन एकता के हाथ को खींच रहा था और कह रहा था, आओ, निकलते क्यों नहीं? एकता कहती है, हाँ मैं तो आ रही हूं, ये पावलन नहीं आ रहा। इतना कहने पर एकता और करथन एक साथ पीछे देखते हैं तो उनके सामने एक भयानक चेहरे वाली लड़की खड़ी थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, एक आंख गायब थी। उसी लड़की ने खून से सने हुए हाथों से पावलन के हाथों को पकड़ रखा था। पावलन जब करथन और एकता के चेहरे को देखता है तो समझ जाता है कि उसको एक भूत ने पकड़ रखा है। वह बुरी तरह चीखता है लेकिन पीछे पलट कर नहीं देखता। एकता और करथन डर से पावलन का हाथ छोड़ देते हैं। तभी पावलन को वो लड़की अपने कमरे में खींच लेती है। उसके बाद पावलन बुरी तरह चीखता चिल्लाता है लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। पावलन की चीख सुनकर करथन और एकता कोशिश करते हैं लेकिन कोशिश करने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी एकता का ध्यान अमला पर जाता है। वह कहती है, करथन, अमला नहीं दिख रही, वो कहाँ गई है? करथन कहता, हाँ सही कह रही हो, वो तो अभी यही थी। और ज्ञानम, वो कहाँ है? एकता कहती है, अमला तो काफी देर से यहाँ नहीं है, हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी एकता की नजर जीने वाले ताले पर पड़ती है। वो खुला हुआ था और थोड़ा सा दरवाजा भी खुला था। एकता करथन से कहती है, करथन वो देखो, ताला टूटा हुआ है। करथन और एकता भागते हुए सीढ़ियों पर जाते हैं और टेरेस पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें अमला दिखाई देती है जो कि छत की दीवार पर बाहर की तरफ पैर लटकाकर बैठी थी। उसे इस हाल में देखकर एकता कहती है, अमला यहां क्या कर रही हो? गिर जाओगी। अमला कोई जवाब नहीं देती है। वैसे तो अमला ने अपने बाल बांध रखे थे लेकिन उस समय उसके बाल खुले हुए थे। करथन और एकता के मन में डर था क्योंकि इस तरह से अमला का अकेले यहां आना किसी अनहोनी की निशानी थी। एकता धीरे धीरे अमला की तरफ बढ़ती है। जैसे ही एकता अमला के कंधे पर हाथ रखने वाली थी, अमला एकदम नीचे कूद जाती है। यह दृश्य देखकर एकता की चीख निकल जाती है। करथन भी भागकर दीवार से नीचे झांकता है लेकिन हैरानी तब होती है जब अमला नीचे गिरी ही नहीं होती। वो तो हवा में खड़ी थी और इनकी तरफ मुंह ऊपर कर हंस रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और मुंह से कुछ काला काला निकल रहा था। उसका घिनौना चेहरा देखकर एकता वहीं बेहोश हो जाती है। करथन के लिए दिक्कत और भी बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो एकता को देखे या अमला को।
नीचे से अमला के हंसने की आवाज आ रही थी। अमला उड़ती हुई अचानक से ऊपर वापस आ जाती है और वापस दीवार पर बैठ जाती है। अमला धीरे से कहती है, करथन। करथन, जो कि एकता को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, घबराकर अमला की तरफ देखता है। अमला की आंखों में आंसू थे और वो दीवार पर खड़ी थी। अमला कहती है, मेरी बेटी को बचा लो। उसका इतना ही कहना था और वो एक ही झटके में नीचे गिर जाती है। करथन एक बार फिर भागकर दीवार से नीचे झांकता है तो देखता है कि अमला जमीन पर गिरी थी और अब उसे कोई खींचता हुआ जंगल की तरफ ले जा रहा है। करथन जोर से चीखता है, दीदी, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे जंगल में ले जाती है। इधर ज्ञानम का भी कुछ पता नहीं था। करथन असहाय था। तभी उसे ध्यान आता है कि ज्ञानम ने कहा था कि भगवान के नाम का जाप करो, उसी में भलाई है। करथन अपने इष्ट देवता को याद करने लगता है। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। वह इस मंत्र का जाप करता है। कुछ ही देर में उसके मन से डर जाने लगता है और एक नई ऊर्जा आने लगती है। वह एकता को अपने कंधे में उठाता है और नीचे जाता है। वह एकता को बरामदे में एक कुर्सी पर बैठा देता है और अपने कमरे में पानी की बोतल लेने के लिए जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि ज्ञानम जमीन पर बैठा अभी भी जाप कर रहा है। उसे देखकर लग ही नहीं रहा कि ये लोग किसी मुसीबत में हैं। ज्ञानम तो बस भगवान की महिमा के गुणगान किए जा रहा है। करथन सोचता है, भला कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है क्या? इतनी परेशानी के वक्त में भी उसे इतना होश है कि भगवान को याद करना है। और हम घबराए घबराए फिर रहे हैं। इसे देखो, इसे मौत का खौफ भी नहीं है। मौत करीब है, फिर भी भगवान को याद किए जा रहा है। उस समय ज्ञानम को देखकर करथन के अंदर जो उत्साह आया, वह शायद हर इंसान में हमेशा होना चाहिए, लेकिन यह हर किसी के बस की बात नहीं। परेशानी के समय धैर्य रखना बहुत बड़ा काम है। ये सच में कोई साधु संत ही कर सकते हैं, और ज्ञानम एक साधु ही था। वह कोई बहुत बड़ा तांत्रिक मांत्रिक नहीं था। वह केवल ईश्वर का भक्त था और इसीलिए चिंता मुक्त था। करथन ज्ञानम को देखकर यह सीख ले लेता है कि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, तो उससे डरना क्या। लेकिन जब तक शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहना है और भगवान से मदद मांगती रहनी है। करथन यही करता है। वह अपने बैग से पानी की बोतल लेता है और कमरे से मोमबत्ती उठाकर बाहर जाता है। सबसे पहले वह एकता को होश में लाता है और कहता है, भगवान को याद करो, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। एकता कहती है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। करथन कहता है, चिंता मत करो, मैं मंत्र बोल रहा हूं, तुम केवल सुनो। इसके बाद करथन दोबारा वह मंत्र पढ़ता है जो कुछ देर पहले पढ़ा था। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। मंत्रों की आवाज सुनकर धरती कांपने लगती है। सभी कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। करथन और एकता डर के मारे खड़े हो जाते हैं और ज्ञानम के पास भागते हैं। वह देखते हैं कि ज्ञानम अब भी अपनी भक्ति में ही लीन था। करथन ज्ञानम से कहता है, अरे बाबा, देखो क्या हो रहा है, सारा सामान हिल रहा है, जल्दी यहां से निकलो वरना हमें कुछ हो जाएगा। ज्ञानम पूछता है, समय क्या हो रहा है? करथन कहता है, मुझे नहीं पता, यहां तो आसपास घड़ी भी नहीं है और मेरा फोन डेड पड़ा है। ज्ञानम अपनी जगह से उठता है और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता है। वह तारे देख रहा था ताकि समय का पता चल सके, लेकिन पेड़ों की वजह से तारे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद वह कुछ देर शांत रहता है और अपनी आंखें बंद करता है। फिर आंखें खोलकर कहता है, बस कुछ देर और। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, फिर हम यहां से निकल जाएंगे। तुम लोग तब तक केवल भगवान को याद करो। इतना कहकर ज्ञानम फिर से अपने जाप में लग जाता है। करथन कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह समझ चुका था कि केवल भगवान को याद करने मात्र से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं, तो क्यों ना हम यही करें। वह एकता से पूछता है, क्या अब तुम ठीक हो? एकता कहती है, हाँ, पहले से ठीक हूं। करथन कहता है, ठीक है, तुम भी मंत्रों का जाप करो।
हो सकता है वो भूतनी हमें मंत्र का जाप करने से रोकने के लिए ही यह सब कर रही है। किसी भी चीज से मत घबराओ, अगर वो तुम्हारे सामने आ भी जाए तो भी हिम्मत से काम लो। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ये लोग लगातार जाप कर रहे थे, तभी इन्हें उसी लड़की के चीखने की आवाज आती है जो उनके कानों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रही थी। एकता कहती है, करथन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। करथन कहता है, बस कुछ देर और, हमें हार नहीं माननी है। हम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे और अब जाएंगे भी अपनी मर्जी से, चाहे कुछ भी हो जाए। एकता और करथन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और वे दोनों लगातार शिव मंत्र का जाप कर रहे थे। कुछ ही देर में चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो जाती है। इसके बाद ज्ञानम बाहर निकल कर आता है और कहता है, अब घबराने की बात नहीं है, खतरा टल चुका है। करथन और एकता चुप हो जाते हैं, उनके गले सूख रहे थे। वे थोड़ा पानी पीते हैं और ज्ञानम से पूछते हैं, लेकिन अभी भी अंधेरा है। ज्ञानम कहता है, बस कुछ मिनट के बाद धरती पर रोशनी फैल जाएगी। उस आत्मा के प्रकोप का समय जा चुका है। कुछ सेकंड बाद ही दिन निकलना शुरू हो जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। लाउंज का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तीनों बिना देरी किए उस लाउंज के बाहर जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। करथन आसपास देखता है, उसे वह बूढ़ा आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था। कोई नहीं जानता वह रहस्यमयी बूढ़ा आदमी कौन था। एकता कहती है, भगवान का शुक्र है हम लोग बच गए, लेकिन मुझे हमारे साथियों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। करथन कहता है, भावी और नागराजन वो कहाँ है? उन्हें तो हमने देखा ही नहीं, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। इसके बाद वे तीनों जंगल में पीछे की तरफ, जहां से अमला गायब हुई थी, वहां जाकर भावी और नागराजन को ढूंढते हैं। तब इन्हें पेड़ पर नाग राजन की लाश लटकती हुई दिखती है, जिसकी पेट से लगातार खून बह रहा था। ये लोग सोच लेते हैं कि शायद भावी भी मर चुकी है। एकता कहती है, मुझे नहीं लगता भावी जिंदा होगी, हमें अब लौट चलना चाहिए, हम और रिस्क नहीं ले सकते। करथन कहता है, नहीं, मुझे लगता है वह जिंदा है। रात को अमला ने कहा था कि भावी को बचा लो, हमें उसे ढूंढना चाहिए। करथन यह कहता हुआ आगे बढ़ता है और तभी उसे भावी जमीन पर बेहोश मिलती है। वह जल्दी से भावी को गोद में उठाता है और उसे आवाज लगाता है, भावी। भावी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। करथन समझ जाता है कि भावी अभी जिंदा है। वह जल्दी से अपने बैग से पानी की बोतल भावी को पिलाता है और होश में लाता है। एकता भी खुश थी कि भाभी को कुछ नहीं हुआ। तभी ज्ञानम कहता है, देखो यहां रुकना सही नहीं है, हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए। दिन निकल गया, इसका मतलब यह नहीं है कि अब सब ठीक है। यह जगह हमारे लिए अनजान है, यहां कोई और खतरा भी हो सकता है। इसके बाद वे लोग वहां से मुख्य सड़क तक आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। करथन और एकता आपस में बातें करते चलते हैं। एकता अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताती है और करथन भी बताता है कि वह अपने दादाजी से मिलने जा रहा था। करथन को एकता के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसके पति की मृत्यु में भला उसकी क्या गलती थी। एकता करथन से कहती है, क्या तुम भाभी के बारे में जानते हो? करथन कहता है, क्या? एकता बताती है, भाभी बिन बाप की बच्ची है। करथन हैरानी कहता है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, बिना बाप के बच्ची? एकता कहती है, मेरा मतलब अमला एक कुंवारी मां है, उसके प्रेमी ने उसके साथ धोखा किया था और उसे छोड़ दिया था। अमला और उसके घर वालों को जब पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो उन्होंने अमला को एबॉर्शन के लिए फोर्स किया, लेकिन अमला ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर उसके घर वालों ने भी उसे निकाल दिया। उसने जब यह बात अपने प्रेमी को बताई तो उसके प्रेमी ने उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि तुम एक बदचलन लड़की हो, मुझे नहीं पता यह बच्चा किसका है। अमला अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए वह इस बच्चे को जन्म देती है, अपने प्रेमी की आखिरी निशानी मानकर। करथन को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। ये लोग थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि इन्हें अमला सड़क पर बेहोश पड़ी दिखती है। उसे देखकर इन्हें हैरानी होती है क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि अमला मर चुकी है।
लेकिन उसे बेहोश देखकर और हल्के हल्के चलते हुए देखकर ही इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अमला के शरीर में कई जगह चोटें थीं। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। भावी अपनी मां को देखकर रोने लगती है। करथन अमला को गोद में उठाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। लगभग आधा घंटा चलने के बाद इन्हें हाईवे नजर आता है, जहां गाड़ियां आ जा रही थी। ये लोग कार वाले से मदद मांगते हैं और सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर अमला का इलाज शुरू होता है। अमला की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह बार बार कह रही थी कि मुझे करथन से बात करनी है। उसकी हालत देखते हुए डॉक्टर करथन को आईसीयू में बुला लेते हैं। अमला कहती है, करथन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे उस आत्मा ने तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी किस्मत मुझे मार कर ही रहेगी। मेरी इस बच्ची का दुनिया में कोई नहीं है। तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। भाभी तुमसे बहुत खुश रहती है। तुमने कुछ घंटों के सफर में ही उसे अपना बना लिया। तुम उसे अपने साथ ही रखना। तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसे अपने साथ ही रखोगे। करथन कहता है, अरे दीदी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी चोटें लगी है, और वो जो कोई भी आत्मा है उसे तो मैं खत्म करवा के रहूंगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे तांत्रिकों को जानता हूं। तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अमला कहती है, उस बेचारी रुचि की भी कोई गलती नहीं है। वो भी मेरी तरह बदनसीब थी। उसके प्रेमी ने भी उसे धोखा दे दिया था। यह सुनकर करथन हैरान रह जाता है और पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अमला बताती है, वो मुझे जब जंगल में खींच कर ले गई थी, वो मेरे सामने थी, एक भयानक चेहरा लिए। जब मेरी नजर उसके पेट पर गई तो मैंने देखा कि उसका पेट थोड़ा बाहर निकल रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम गर्भवती थी? वह बिल्कुल शांत हो गई। उसकी एक आंख थी और वो उसी आंख से रोने लगी। उसका चेहरा भी बिल्कुल सामान्य हो गया। फिर उसने अपनी जो कहानी बताई वो बिल्कुल मेरी कहानी से मिलती जुलती है। शायद इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया और मेरी बच्ची को भी। दोनों की एक कहानी है। मुझे मेरे प्रेमी ने मारा नहीं था और उसके प्रेमी ने उसे जिंदा नहीं रहने दिया था। उसके प्रेमी ने भी उसे धोखा दिया था, क्योंकि वह भी गर्भवती हो गई थी। इसीलिए वह आज भी लोगों को मारती है। आज भी वो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है ताकि उससे बदला ले सके। अमला इतना ही कहती हैं कि तभी उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगती है। करथन जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर करथन को बाहर निकाल देते हैं और अमला का इलाज करते हैं, लेकिन अफसोस अमला की मृत्यु हो जाती है। करथन मायूस सा चेहरा लिए बाहर आता है। उसके चेहरे से एकता समझ जाती है कि अमला अब नहीं रही। एकता भाभी को गले लगाकर रोने लगती है। करथन का ध्यान ज्ञानम पर जाता है। वो वहां नहीं था जबकि वो इनके साथ हॉस्पिटल आया था। करथन एकता से ज्ञानम के बारे में पूछता है तो एकता भी चौंक पर इधर उधर देखती है। वह कहती है, अरे अभी तो वो यहीं थे। उन्होंने मुझे ये रुद्राक्ष दी और पता नहीं कहां चले गए। वे दोनों काफी देर तक ज्ञानम का इंतजार करते हैं, लेकिन वह वापस नहीं आता। इसके बाद वे आसपास के लोगों से भी पूछते हैं, लेकिन किसी को भी ज्ञानम के बारे में नहीं पता था। करथन कहता है, ज्ञानम भी रहस्यमयी आदमी है। जीवन का एक सबक देकर चला गया। उसके बाद वह अमला की डेड बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। करथन अमला की आखिरी ख्वाहिश के बारे में एकता को बताता है। एकता भी करथन से पूछती है, क्या तुम भावी को अपने साथ रख लोगे? तो करथन कहता है, हाँ, भले ही अमला मेरी सगी रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन हमारी जिंदगी के कठिन सफर में हमारे साथ जो होता है वही हमारा असली रिश्ता होता है। अमला भी मेरी बहन की तरह ही है, इसलिए मैं उसकी बेटी को अपने साथ ही रखूंगा। इसके बाद करथन एकता से पूछता है कि क्या वह दोबारा शादी करेगी, तो एकता मना कर देती है, नहीं, अब वो दोबारा किसी से अपने आप को अशुभ नहीं कहलाना चाहती। इसके बाद करथन एकता को शादी का प्रपोजल देता है और कहता है, भावी को अपनाने के बाद शायद कोई लड़की मुझसे शादी ना करे, लेकिन मैं अकेले भावी का ध्यान नहीं रख सकता। भावी एक लड़की है और उसका ध्यान एक लड़की ही अच्छे से रख सकती है। तुम भी शादी करने के लिए मना कर रही हो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या हम दोनों भावी के साथ रह सकते हैं?
एकता इस बारे में काफी सोचते समझती है और फिर हाँ कर देती है, क्योंकि अब वो अपने घर वापस जा रही थी। सारी जिंदगी अपने माँ बाप पर बोझ बनने से अच्छा था कि वो करथन के साथ रह ले। साथियों, आज की स्टोरी यहीं पर पूरी होती है, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। अमला और रुचि दोनों की जिंदगियां एक जैसी ही हैं, धोखे, असमानता और पुरुष प्रधान समाज के अत्याचारों का शिकार। दोनों ही औरतों को उनके प्रेमियों ने तब छोड़ा जब उन्हें सबसे ज्यादा साथ की जरूरत थी। यह समाज आज भी औरत की इज्जत को उसकी यौनिकता और गर्भ से जोड़ता है, और जब कोई औरत इस लक्ष्मण रेखा को पार करती है, उसे बेइज्जती, ठुकराव और अंत में मौत ही मिलती है। समाज का असली भूत वे मानसिकताएं हैं जो औरतों को केवल उनकी यौनिकता और शरीर से परखते हैं। औरत का अस्तित्व सिर्फ एक वस्तु नहीं है जिसे उपयोग के बाद फेंक दिया जाए। सोचिए, आज भी हमारे समाज में कितनी ऐसी औरतें हैं जिन्हें उनके प्रेमियों ने, उनके परिवार ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उन्हें बदचलन कहा गया, उनकी इज्जत छीनी गई और उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। रुचि की तड़पती आत्मा इसी दर्द का एक उदाहरण है। वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की आत्मा थी जिसे हमारे समाज ने धोखा दिया। हम औरतों को कब इंसान समझेंगे? कब तक उनके अस्तित्व को सिर्फ उनकी यौनिकता से परखते रहेंगे? कब तक हम उन्हें प्यार करने के नाम पर धोखा देते रहेंगे और जब उनकी जरूरत होती है तब उन्हें छोड़ देते हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। रुचि और अमला दोनों इस समाज की मानसिकता का शिकार हुई। एक समाज जिसने प्यार को सिर्फ मर्दों की जीत और औरतों की हार बना दिया है। क्या औरत को प्यार करने का हक नहीं? क्या उसकी जिंदगी सिर्फ एक वस्तु की तरह है जिसे जब मर्जी हो इस्तेमाल कर फेंक दिया जाए? दोस्तों, ये समाज का असली भूत है, वो सोच, वो मानसिकता जो औरत को हमेशा कमतर समझती है। जब तक हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे, ऐसी रुचियां, ऐसी आत्माएं हमारे समाज का हिस्सा बनी रहेंगी। औरत भी इंसान है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसकी भी एक इज्जत है। उसे भी वो हक मिलना चाहिए जो मर्दों को मिलता है, सम्मान, प्यार और बराबरी। हमारे समाज में ये बदलाव लाना जरूरी है। जब तक हम औरतों की भावनाओं और उनके अस्तित्व का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक ऐसी कहानियां दोहराई जाती रहेंगी। आज हमें खुद से ये सवाल पूछना है, क्या हम वाकई एक ऐसे समाज में जीना चाहते हैं जहां औरत को प्यार के बदले दर्द, धोखा और तिरस्कार मिले? क्या हम ये नहीं चाहते कि हर अमला, हर रुचि को उसकी जिंदगी में खुशी और इज्जत मिले? उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे, और मुझे यह भी यकीन है कि ये स्टोरी भी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। हालांकि मुझे पता है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक इस पूरी कहानी को सुनने के लिए आते हैं और उसका पूरा निचोड़ सुनते हैं। लेकिन अगर आप उन चुनिंदा साथियों में हैं जो आखिर तक स्टोरी को सुन रहे हैं, तो मुझे अभी के अभी कमेंट में बताइए। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। नितिन, वाराणसी, जमुना देवी, नेपाल, मनोज और कविता चौधरी, बीकानेर, राजस्थान, अशोक, जोधपुर, दिगंबर गोस्वामी, बुलंदशहर, गजानंद पाटिल, सूरत, मुर्तजा हुसैन, बंबई, इंद्रजीत, दिल्ली, सुभाष कुंवर, समस्तीपुर। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों का नाम नहीं आया है, तो अगली किसी भी स्टोरी में आपका नाम लेने की मैं पूरी कोशिश करूंगा।